फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड होता है। उसे देख के ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग में किसी से बच के भाग रहा है, लेकिन बिल्डिंग बंद होने की वजह से वो कहीं निकल नहीं पाता। फिर वो चेंजिंग रूम में पहुंच जाता है, जहाँ सारे लॉकर्स के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। वॉश बेसिन के ऊपर लगे हुए शीशे में दरारें आने लगती हैं, जिसके बाद वो आदमी शीशे में देखने से रोने लग जाता है और कहता है कि वो अभी मरना नहीं चाहता। उसी वक्त उस शीशे से एक टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। जब वो आदमी उस शीशे के टुकड़े को उठाता है तो शीशे में उसका अक्स शीशे के टुकड़े से अपना गला काट लेता है और असल में भी ऐसा होता है। उस आदमी का गला कट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम बेन को देखते हैं, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था और उस पर एक ऑफिसर पर गोली चलाने का इल्जाम होता है, इसीलिए उसे जॉब से निकाल दिया गया था। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर एंजेला के घर में रहता था। एक दिन वो मे फ्लावर्स नामी मॉल में मिस्टर लोरेंजो से मिलने जाता है और ये एक लग्जरी मॉल था जिसमें ऑलमोस्ट 5 साल पहले आग लग गई थी। अब ये मॉल बिल्कुल एक खंडर में बदल चुका था। जब बेन लोरेंजो से उस मॉल में रखे मिरर्स के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि इन मिरर्स का ख्याल इससे पहले गार्ड रखा करता था, जिसका नाम गैरी था, क्योंकि बेन इस मॉल में नाइट गार्ड की जॉब करने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेन अपनी वाइफ के घर आता है अपने बच्चों से मिलने के लिए। उसकी वाइफ का नाम एमी होता है। बेन के बच्चों का नाम माइकल और डेजी होता है। एमी बेन को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि बेन की जॉब ना होने की वजह से उन दोनों के दरमियान सेपरेशन चल रहा था। जॉब के पहले दिन बेन मे फ्लावर्स के अंदर जाता है, तभी वहाँ उसके साथ बहुत ही स्ट्रेंज इंसिडेंट होता है। उसे मिरर में किसी के हाथ का निशान दिखाई देता है। जब वो उस निशान को साफ करने की कोशिश करता है तो वहाँ इस तरह के और भी बहुत से निशान बन जाते हैं। इसके बाद उसे मिरर में एक दरवाजा खुला दिखाई देता है, मगर वो जब मुड़ के देखता है तो वो दरवाजा बंद होता है, लेकिन सिर्फ वो मिरर में दिखाई दे रहा होता है। नेक्स्ट नाइट जब बेन फिर से वहाँ इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो उसे फिर से मिरर में किसी के हाथ के निशान नजर आते हैं। ये सब देख के उसे ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये उसी के हाथ के निशान हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे चेक करने के लिए उस पे हाथ रखता है तो मिरर में दरार आ जाती है और उसके हाथ पे कट लग जाता है। फिर उसे मिरर के अंदर बहुत सारे लोग चलते हुए नजर आते हैं। फिर आग की लपटें आकर उसे भी जलाने लगती हैं, जिसे देख के वो डर जाता है और जमीन पे गिर जाता है। लेकिन ये सिर्फ उसका विजन होता है, जो कि वो मिरर उसे दिखा रहा था। तभी उसकी नजर एक वॉलेट पे पड़ती है और जब वो वॉलेट उठा के कैबिन में जाके खोलता है तो वो देखता है कि ये वॉलेट कैरी का है, जो कि यहाँ पे पहले सिक्योरिटी गार्ड था। उसे वॉलेट में एक पर्ची भी मिलती है जिसपे ऐसी कर लिखा होता है। ये देख के वो फिर से मॉल के अंदर वापस जाता है और अंदर जाते ही उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। उसे ढूंढते ढूंढते वो एक रूम में पहुंच जाता है। उस रूम के ट्रायल रूम में उसे एक औरत की बाजू नजर आती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब वो मिरर उठा के वहाँ पे जाता है तो उसे वो औरत फिर से मिरर में नजर आती है। पर्दा हटाने पे वो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है और मिरर में वो औरत इसके पैरों के पास पड़ी होती है, जिसकी बॉडी पूरी तरह से जली हुई थी। और दूसरी तरफ यही औरत माइकल को भी मिरर में दिखाई देती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट डे बेन को एक पार्सल मिलता है जो कि गैरी ने भेजा था। इस पार्सल में उसे मे फ्लावर्स के आग लगने के इंसिडेंट्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर के कटआउट मिलते हैं। जब बेन लोरेंजो से गैरी के बारे में पूछता है तो लोरेंजो उसे बताता है कि गैरी मर चुका है। तभी बेन हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेन की वाइफ एमी एक डॉक्टर होती है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे एमी बेन को गैरी की डेड बॉडी दिखा देती है। उसे देख के हमें पता चलता है कि शुरुआत में जो आदमी दिखाया गया था वो गैरी था। अब रात को एंजेला जब अकेली घर पे होती है तो हम देखते हैं कि जब वो वॉशरूम में नहा रही होती है तो उसका रिफ्लेक्शन मिरर में ही रुक जाता है, जबकि वो खुद बाथटब में होती है। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन अपने हाथों से अपना मुंह चीर के अपना जबड़ा तोड़ लेता है और हकीकत में भी एंजेला के साथ ऐसा ही हो रहा होता है, जिसके बाद बाथटब में ही उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन जब बेन घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन की डेथ हो चुकी होती है। उसे देख के बहुत हर्ट होता है और बहुत रोता है। इन सब से परेशान होकर वो मिरर के अंदर गोलियां चला देता है, लेकिन मिरर खुद ही फिर से ठीक हो जाता है। जिसके बाद बेन बहुत रोने लगता है और वो मिरर से पूछता है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है। जिसके बाद मिरर में खुद ब खुद दरारें आने लगती हैं और उस पर एसीकर का नाम दिखाई देता है। बेन एसीकर के बारे में अपने पुलिस फ्रेंड लैरी से पूछता है, लेकिन उसे इस नाम का कोई भी नहीं मिलता। फिर बेन उससे टेरेंस पेरी के बारे में पूछता है और इस नाम का उसे न्यूज़पेपर के कटिंग्स में पता चला था। टेरेंस पेरी ने ही पूरे मे फ्लावर्स मॉल में आग
लगाई थी और उसने अपनी पूरी फैमिली को भी मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन एक हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलता है जो उसे बैरी की वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में बैरी उन्हें बताता है कि उसने आग इसलिए लगाई थी ताकि वो मिरर्स को खत्म कर सके। फिर वो कहता है कि इस मिरर ने ही उसकी वाइफ और बच्चों को मार दिया था क्योंकि वो एसिकर को नहीं ढूंढ पाया। ये सुनकर बेन समझ जाता है कि अगर वो भी एसिकर को ना ढूंढ पाया तो उसकी फैमिली को भी मिरर्स मार देगा। इसके बाद बेन फिर से मॉल जाता है जहाँ हॉस्पिटल जाने पर उसे सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल का साइन दिखाई देता है। जब वो दीवार तोड़ के अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक रूम दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे मिरर लगे हुए थे और उसके दरमियान में एक चेयर रखी होती है। जिसके बाद वो फिर से अपने फ्रेंड लैरी को कॉल करता है कि सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल और एस्कर के बारे में पता लगाने का कहता है। लैरी बहुत आसानी से रिकॉर्ड्स लाकर दे देता है जिससे पता चलता है कि मे फ्लोर मॉल पहले सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल था और वो उसे बताता है कि सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल में एना एसिकर नाम की एक लड़की थी और वो सिर्फ 12 साल की थी और उसका इलाज डॉक्टर के ने किया था। एना को स्किज़ोफ्रेनिया था। एक दिन सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल में मरीजों ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया था जिसपे एना भी शामिल थी और डॉक्टर केन भी मिरर से अपना हाथ काट कर मारे गए थे और इसके बाद हॉस्पिटल को बंद करके उस हॉस्पिटल को एक मॉल बना दिया था लेकिन उस मॉल में भी आग लगा दी गई। ये सुन के बेन को बहुत बुरा लगता है कि एना अब जिंदा नहीं है। लेकिन घर जाकर वो जब हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एना अभी जिंदा है क्योंकि हॉस्पिटल में जब कत्ल हुए थे तो उसे 2 दिन पहले ही एना और डॉक्टर केन को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था और जिसके बाद उसे एना की तस्वीरों के पीछे से उसका एड्रेस मिल जाता है जो कि पेंसिल्वेनिया में रहती थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एमी के साथ भी एक इंसिडेंट होता है। वो देखती है कि माइकल अपने रूम में मिरर के सामने बैठकर किसी से बातें कर रहा है। जब वो माइकल को अपने पास बुलाती है तो उसका रिफ्लेक्शन मूव नहीं करता जिसे देख के एमी बहुत डर जाती है। तभी वो बेन को कॉल करती है और वो बेन को इन सब के बारे में बताती है। जब बेन घर पहुंचता है तो वो और एमी घर के सारे शीशों पर ग्रीन कलर का पेंट कर देते हैं और उन पर न्यूज़पेपर भी लगा देते हैं। फिर बेन एना को ढूंढने उसके घर जाता है। एना के घर पहुंचकर बेन उसके भाई से मिलता है। बेन उसे बताता है कि वो एक डॉक्टर है जो स्किज़ोफ्रेनिया पर रिसर्च कर रहा है। उसका भाई उसे घर की बेसमेंट में ले जाता है जहाँ वो बताता है कि एना को अजीब अजीब से दौरे पड़ते थे और वो बहुत ही खतरनाक थी। इस वजह से पेरेंट्स उसे हमेशा बेसमेंट में बंद करके रखते थे ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। एना को उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स और हीलर को भी दिखाया लेकिन इन सब का कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एना को ठीक करने की जिम्मेदारी डॉक्टर केन ने ली। डॉक्टर केन एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि डीमंस पर यकीन नहीं थे करते। जिसके बाद बेन पूछता है कि अब एना कहाँ है तो उसका भाई उसे बताता है कि एना बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ गई थी लेकिन उसके घर वापस आने के बाद घर के मिरर्स में कुछ एक्टिविटीज होने लगी थी। जिसके बाद उन्होंने एना को एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पर मिरर्स नहीं थे और वो जगह थी मोनेस्ट्री। उसकी बातें सुनने के बाद बेन मोनेस्ट्री जाता है और वहाँ जाके एना से मिलता है जो कि उस मोनेस्ट्री में अब नन बन चुकी थी। एना बेन को बताती है कि वो डीमन से पोजेस्ड थी लेकिन डॉक्टर केन इस बात पे यकीन नहीं करते थे। उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर केन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो पेशेंट को एक रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पर बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं ताकि वो पेशेंट खुद को देख सके। फिर वो बताती है कि डॉक्टर के ने उसे बहुत दिन तक उस रूम में बंद करके रखा था जिसकी वजह से उसके अंदर का डीमन उन मिरर्स में कैद हो गया था। वो डीमंस वहाँ लोगों को मार के उनकी सोल्स को इकट्ठा करते हैं और अगर वो वहाँ पे गई तो वो डीमन फिर से आजाद हो जाएगा और इस दुनिया में वापिस आ जाएगा। बेन एना को अपने बच्चों की पिक्चर्स दिखाता है और उसे वहाँ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है लेकिन एना फिर भी नहीं मानती। अब कोई चारा ना होने पर बेन गन पॉइंट पर एना को अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ जब एमी और बच्चे सो रहे होते हैं तब माइकल उठ के डोर के पास चला जाता है। तभी उसे वहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है जिसकी वजह से वो पोजेस हो जाता है। जब एमी उठकर देखती है तो माइकल उसे कहीं पर भी नहीं नजर आता और घर के सारे टैप खुले होते हैं जिसकी वजह से पूरे घर में पानी हो जाता है। इसके साथ ही सारे मिरर्स पर भी स्क्रैच होते हैं और उनका पेंट हटा दिया गया था। जब एमी बाथटब के पास जाती है तो वो उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखती है तो बाथटब में उसे माइकल की रिफ्लेक्शन नजर आता है और वो उसे पानी में डुबाने लगता है। दूसरी तरफ डेजी को मिरर में एमी दिखाई देती है जो अपने हाथ में एक सीजर लेके डेजी का गला काटने लगती है और तभी वहाँ पर एमी आ जाती है और वो डेजी को फौरन बचा लेती है। जिसके बाद वो डेजी को एक सेफ जगह पे बिठाती है और माइकल को ढूंढने लगती है। जब वो रूम से बाहर आती है तो उसे माइकल दिखाई देता है जो चाकू लेके एक मिरर से
से पेंट हटा रहा होता है। तभी अचानक वो वहाँ से गायब हो जाता है और एमी को फिर से पानी में नजर आता है और पानी के अंदर से ही वो एमी के फेस पे चाकू से कट लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेन एना को लेके मॉल पहुंच जाता है। एना को देख के बहुत सारे डेमन मिरर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर वो उसी रूम में चले जाते हैं। उस रूम में जाके एना चेयर पर बैठ जाती है और बेन बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एमी को माइकल कहीं भी नहीं मिल रहा होता। फिर वो माइकल को फ्लोर पे बैठा हुआ देखती है और अचानक ही माइकल उस फ्लोर के पानी के अंदर चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एना पूरी तरह से पोजेस हो जाती है और मॉल में लगे सारे मिरर्स टूटने लगते हैं, जिसके बाद माइकल भी पानी से बाहर आ जाता है। पूरी तरह से पोजेस्ड एना बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाई देने लगती है और वो उस रूम की छत पर चढ़ जाती है। जब बेन उस रूम के अंदर जाता है तो एना उस पर अटैक कर देती है। तभी बेन उस पे गोली चलाने लगता है। फिर एना बेन को बेसमेंट में घसीटते हुए कहीं ले जाने लगती है। बेन किसी तरह एना को उठा के एक पाइप में मारता है, जिससे वो पाइप टूट के एना के आर पार हो जाता है और पाइप में से गैस लीक होने लगती है। जब बेन एना पर गोली चलाता है तो उस गैस वाले पाइप से आग लग जाती है और सारी बिल्डिंग टूटने लगती है। बेन इन सब से बच के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एना फिर से आके उस पर हमला कर देती है। अब बेन एना को फिर से उठा के दूर फेंकता है और उस पर पाइप्स गिर जाते हैं। जब बेन बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंचने ही वाला होता है तो उस पर बहुत सारे पाइप और मलबा आकर गिर जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेन उस पाइप और मलबे से निकलकर बाहर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी पुलिस और एम्बुलेंस मौजूद होती है। वो किसी की डेड बॉडी उठाकर ले जा रहे होते हैं। बेन सबको देख रहा होता है, लेकिन कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। वो देखता है कि लोरेंजो के बैच पर उसके नाम की स्पेलिंग उल्टे लिखे हुए हैं, जिसके बाद वो एक मिरर में जाकर देखता है जहाँ उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। असल में बेन मर चुका था और वो मिरर की दुनिया में कैद हो गया था, इसलिए उसे सब कुछ उल्टा नजर आ रहा था और उसके हाथ के निशान रियल वर्ल्ड में दिखाई दे रहे होते हैं, जैसा कि फिल्म की शुरुआत में बेन को भी दिखाई दिए थे। और इसके बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।